हेलो बच्चों, मेडी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं आशीष, आपका फिजिक्स टीचर, और आज आपका टॉपिक है ओम्स लॉ, जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा है स्टेटमेंट कि ओम्स लॉ क्या होता है। दिस लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर बिटवीन टू पॉइंट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज अक्रॉस इट। इसका मतलब क्या होता है कि सपोज करिए कि अगर कोई एक वायर है, ठीक है, तो वायर में जो करंट जारी होगी, वायर में क्या हो रहा होगा, करंट पास कर रहा होगा। तो दो पॉइंट मान लीजिए ए और बी के बीच में जो करंट पास कर रहा है ना, वो करंट जो है वो हमेशा वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यही ओम्स लॉ बोलता है कि जो वोल्टेज होता है दो पॉइंट के बीच में, जो वोल्टेज होता है वो, तो किसी वायर के दो पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज होता है वो उसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जैसा कि एग्जांपल आप लोग मान सकते हैं, घर में जब हम लोग नए नए जब टॉर्च लेके आते हैं तो वहाँ क्या होता है कि टॉर्च शुरुआत में क्या होता है, बहुत तेज़ उसकी लाइट आती है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो जाती है, उसकी इंटेंसिटी जो होती है लाइट की कम हो जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे होता क्या है कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो करंट सोर्स है ना वो धीरे धीरे कम होते रहता है, इसलिए वोल्टेज जो होता है उसका, वहाँ पे करंट सोर्स कम होता है तो वोल्टेज जो होता है धीरे धीरे ड्रॉप कर जाता है। इस वजह से क्या होता है, कुछ कुछ समय बाद या काफ़ी समय बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नई बैटरी को लाते हैं जिसका वोल्टेज क्या होता है, थोड़ा उसके कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। या ऐसा भी हम लोग समझ सकते हैं कि अगर एक बल्ब को अगर हमें जलाना होता है, अगर बड़ा बल्ब है तो उसके लिए छोटी बैटरी नहीं बड़ी बैटरी का यूज़ करते हैं जिसका वोल्टेज ज़्यादा हो। वोल्टेज अगर ज़्यादा होगा तो करंट जो होगा फ्लो करेगा वो भी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ओम्स लॉ यही बोलता है कि अगर वायर के दो पॉइंट के बीच में जो करंट फ्लो होता है वो उसके वोल्टेज के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो आई इज इक्वल टू हो जाता है आर इंटू, अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो v इज इक्वल टू हो जाता है आर और आई। ठीक है, आर क्या होता है, आर इज अ रेजिस्टेंस, आर क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इसके बाद अब जानते हैं कि v इज इक्वल टू आई आर, जो v इज इक्वल टू, हमें ओम्स लॉ से क्या मिलता है, v इज इक्वल टू आई आर। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इसको याद रखिएगा। ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से v इज इक्वल टू आई आर हमें मिलता है। यहाँ से हम लोग पता कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन कभी पूछ दे कि फाइंड पोटेंशियल इफ वायर हैज रेजिस्टेंस 25 ohm and current drawn from it is 10 एम्पियर। देखिए यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में हमने अगर लिखा कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस क्या है, 25 ओम है, और जो करंट वो ड्रॉ कर रहा है, करंट जो फ्लो हो रहा है वो 10 एम्पियर है। तो यहाँ वोल्टेज क्या होगा, तो हमें मालूम है कि v इज क्या होता है, आई इंटू आर होता है। अब गिवन है आई, देखिए गिवन है फॉर्मूले में 10 है, आई अपना गिवन है कितना 10, और रेजिस्टेंस क्या है वायर का 25। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा। और ये वोल्ट का, पोटेंशियल का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, 250 वोल्ट हम लोग लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद एक और चीज़ जान लीजिए कि जो रेजिस्टेंस होता है, जो रेजिस्टेंस है इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम। ठीक है, क्या बोलते हैं इसका यूनिट, ओम बोलते हैं। और ये ओम्स लॉ ने इसको डिराइव किया था, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे रेफरेंस के लिए यहाँ पे ओम इसका नाम हो गया रेजिस्टेंस का। अब देखिए रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस,
रेजिस्टेंस फैक्टर कौन कौन से रेजिस्टेंस मतलब कि फैक्टर्स पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। तो पहला होता है नेचर ऑफ मटेरियल, दूसरा होता है टेम्परेचर, अगर हम लोग टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। और नेचर ऑफ मटेरियल, अगर मटेरियल का अगर नेचर अगर अच्छा है, अगर वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है करंट के फ्लो को, तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, कम हो जाता है। और अगर मटेरियल अगर कंडक्टर अच्छा है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कम होता है, और कंडक्टर अगर उतना अच्छा नहीं है तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ज़्यादा होता है। ठीक है। यहाँ पे हम लोग आर जो आर है, रेजिस्टेंस जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है। तो थर्ड पॉइंट है रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन लेंथ। रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ पे डिपेंड करता है। लेंथ ऑफ वायर लिख देते हैं, वायर के लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है। और कैसे डिपेंड करता है, तो ये देखिए रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और चौथा, रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर। कैसे, रेजिस्टेंस जो होता है क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस पहले, अब फिर से समझिए रेजिस्टेंस क्या होता है। जैसे करंट जब फ्लो होता है तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जो मोमेंट होता है उसमें जो रुकावट पैदा करता है उसी फैक्टर को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक है, नाम से भी समझ में आ रहा होगा कि ये रेजिस्टेंस किसके लिए, करंट के लिए, यानी कि करंट के फ्लो को रेजिस्ट करता है। ठीक है। अगर मान लीजिए दो केस लेते हैं, सपोज टू वायर हैव लेंथ L1, L1 और L2 क्या है, वायर का दो लेंथ है। ठीक है, L1 और L2। ठीक है। तो एंड रेजिस्टेंस इज R1 एंड R2। क्या है रेजिस्टेंस, R1 और R2 है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि R1 जो होगा वो L1 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और दूसरा क्या हो जाएगा, R2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। अगर इन दोनों रिएक्शन को अगर हम लोग कंबाइन करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, हमें क्या मिलेगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू L1 अपॉन L2। ये एक इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है, इसको याद रखिएगा। ठीक है। और फॉर एरिया, ठीक है, फॉर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A1 एंड A2, resistance is R1 and R2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर मान लेते हैं A1 A2 है, तो उसके जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएंगे, R1 और R2। तो ऐसे लिख सकते हैं R1 जो होता है
वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A1 के, और R2 जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा A2 के। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन। इसको कंबाइन करेंगे, अगर कंबाइन या फिर लिख देते हैं सीधे जैसा पहले किया, डिवाइड इक्वेशन 1 बाई 2, वी गेट R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन A1 अपॉन 1 अपॉन A2। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू A2 अपॉन A1। ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी आते हैं और आमतौर पे ज़्यादा ही आते हैं। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, ऐसे रिलेशन करके ही पूछता है कि दो वायर दिया होगा, दो का रेजिस्टेंस दिया होगा, और किसी एक का जो है एरिया दे देगा, तो दूसरे का एरिया अगर पूछे या वो एरिया से रिलेटेड रेडियस पूछे तो यहाँ से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली वो हम लोग लेंथ के लिए भी वैसा कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद हम लोग ये दो केस हैं, एक ये एरिया वाला केस है और इससे पहले हमने लेंथ का केस पढ़ा। ये दोनों केसेस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद हम लोग जानते हैं कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है। देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है, अगर वायर का लेंथ, देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, R इज इक्वल्स टू, ऐसे कर लेते हैं, या फिर हमें देखिए हमें मालूम है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और रेजिस्टेंस जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन दोनों इक्वेशन को जब हम लोग आपस में कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और ये जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अपना हटता है तो क्या हो जाता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। ठीक है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हेन लेंथ is 1 meter, area is 1 meter square, then resistance is called specific देखिए इस फॉर्मूले में अगर लेंथ 1 मीटर हो, एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो रेजिस्टेंस होता है वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बराबर होता है। और होता क्या है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी की, इसको बोलते हैं हम लोग रेजिस्टिविटी। ठीक है, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं। जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटता है तो ये जो कांस्टेंट आता है इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, और ये जो रेजिस्टिविटी होता है ये रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो इस पॉइंट पे हम लोग उस रेजिस्टेंस को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, देखिए अपना जो रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी इसको किससे दिखाते हैं, रो, इसको बोलते हैं RHO। ठीक है, रो से दिखाते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट होता है, देखिए अगर हम लोग रो का अगर फॉर्मूला अगर देखा जाए तो क्या होता है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन ए होता है। तो रो की वैल्यू क्या हो जाएगी, R इंटू ए अपॉन एल हो जाएगी। ठीक है, रो की यूनिट बतानी है, R की यूनिट होती है ओम, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, अपॉन लेंथ की यूनिट होती है मीटर। तो मीटर से मीटर कट गया तो रो की यूनिट क्या आएगी, ओम मीटर। ठीक है, रो की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर या फिर ओम मीटर। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या होती है। ठीक है, और एक और पॉइंट है कि जो रेजिस्टेंस होता है
वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और साथ ही साथ क्या होता है, मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। सिमिलरली जो रेजिस्टिविटी होता है वो भी नेचर ऑफ मटेरियल और मटेरियल के नेचर पे और साथ ही साथ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। आगे अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट और कैसे जो सर्किट होते हैं उनको हम लोग कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस को कैसे कनेक्ट करते हैं, मतलब पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन जो भी होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।